Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains। और आज क्या धमाका होने वाला है। आज हम लॉन्च कर रहे हैं 5th स्टैंडर्ड का लिटरेचर। यस, और हमारी 5th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक का नाम क्या है? हमारी बुक का नाम है मैरीगोल्ड। और हम कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं? हम हैं द मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पे। सो गाइज, ये जो हमारी बुक है मैरीगोल्ड, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कलरफुल बुक है। इसको अगर आप चेक करोगे तो इसमें इतने सारे पिक्चर्स हैं। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सम वेरी फनी स्टोरीज, एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव ऑल ऑफ देम। और आप बच्चों को वैसे भी बहुत, आप तो हो ही बड़े क्रिएटिव, आप तो बहुत अमेजिंग हो, तो आपको ये बुक बहुत अच्छी लगने वाली है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं इस बुक में, फटाफट देख लेते हैं। सो ये है हमारी मैरीगोल्ड की बुक, और हमारे पास इसमें जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमारे पास है आइसक्रीम मैन। ये नाम से ही कितना टेस्टी लग रहा है ना। ये चैप्टर टेस्टी चैप्टर है, इसको हम टेस्टी चैप्टर कहेंगे। देन वंडरफुल वेस्ट। ओके, ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है क्योंकि वेस्ट वंडरफुल कैसे हो सकता है, बट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस चैप्टर एज वेल। Then we have got in unit 2 we have teamwork, which we all believe in, and then flying together. But what do we fly? We'll see in the chapter. फिर आता है unit 3 में my shadow and Robinson Crusoe discovers footprint. Okay, नेम से तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा आगे क्या है। Then in unit 4 we have crying and my elder brother. In unit 5 we have the lazy frog and Rip Van Winkle. Unit 6 में we have class discussion, the talkative barber. And then last we have unit 7 where topsy-turvy land, Gulliver's Travels. In unit 8 we have nobody's friend and the little bully. In unit 9 we have sing a song of people. And 10th unit में है हमारे पास मालू भालू and who will be निंगथो। तो बेसिकली आधे तो नाम से समझ में आ रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, लेकिन मोस्टली समझ ही नहीं आ रहा इस चैप्टर में है क्या। लेकिन इतना तो मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि चैप्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो क्या हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अच्छा, हमारे चैप्टर का नाम जो भी था हमने उसको रखा था टेस्टी चैप्टर। तो हम अपना टेस्टी चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज Ice Cream Man and it's a very cute poem actually written by Rachel Field। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो इसके बारे में इसने जो थोड़ा बहुत दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। बाय द वे समर्स हैं, ठीक है, क्या चल रहा है अभी? मार्च चल रहा है, समर्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रेविंग फॉर आइसक्रीम? कितने लोगों को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है? गर्मी में मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स और पॉप्सिकल्स और वो फ्रिजी ड्रिंक्स। Okay, I'll not tempt you. Let me tell you what is there to read. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? What is it? It's an ice cream. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. तो कितने लोगों को वो वाली फीलिंग अच्छी लगती है जब आप घर में ऐसे बैठे रहते हो, तभी जो है वो कुल्फ़ी वाला आता है और उसकी जो घंटी बजती है, या आइसक्रीम वाला आता है, एंड वी गेट टू नो, हम अपने मम्मा पापा को ऐसे देखते हैं कि यार प्लीज़ कैन वी हैव 10 रुपीज़ सो दैट वी कैन रश आउट एंड क्विकली बाय सम आइसक्रीम, एंड स्पेशली कुल्फ़ी। आई लव कुल्फ़ी। ओके, नेक्स्ट अब हम मैम रेचल के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्होंने ये इतनी इंटरेस्टिंग और टेस्टी पोम लिखी है। सो लेट्स रीड समथिंग अबाउट आवर पोएट। रेचल फील्ड रोट अमेजिंग फिक्शन स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन एंड शी वाज आल्सो अ पोएट एंड अ नॉवेलिस्ट। सो पहले तो रेचल फील्ड जो है इन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी हैं, ये एक नॉवेलिस्ट भी हैं और इन्होंने बहुत सारी फिक्शन स्टोरीज लिखी हैं। तो इनसे इनके लिखी गई हम एक पोम पढ़ने वाले हैं, एंड द नेम ऑफ द पोम इज द आइसक्रीम मैन। Let's understand what's the theme। ये जो पोम लिखी गई है इसमें वो बताना क्या चाह रहे हैं। सो थोड़ा थीम की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन थीम होती क्या है? थीम मतलब क्या सोच के वो पोम लिखी गई है, ठीक है, देखते हैं। The poem talks about how an ice cream man brings joy and relief during the scorching heat of the summer days। अब यहाँ पे आपकी पोम किस बारे में बात कर रही है कि कैसे जो है एक आइसक्रीम मैन आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लेके आ जाता है ऑन अ स्कॉचिंग डे, एकदम समर्स के एकदम गर्मी वाले दिन में।
He brings varieties of ice creams in his cart. और वो कितनी टाइप की आइसक्रीम्स लाता है, कौन कौन सी लाता है? Raspberry, mango dolly and chocobar and pista ice cream and vanilla ice cream and etc etc. He also brings cold fizz drinks to quench the thirst of children. और उसके अलावा वो कितनी सारी ड्रिंक्स लेके आता है to quench the thirst of children. quench का मतलब होता है प्यास बुझाने के लिए. The ice cream man becomes everyone's favorite during this time and especially summers में जो ice cream man आता है वो हम सबका एकदम favorite हो जाता है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी poem जिसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. So please let's begin. When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. अब यहाँ पे क्या लिखा है? When summer is in the city, मतलब जब सिटी में समर्स एंटर करते हैं. इसका एक तरीके से ये मतलब है जब समर सीजन आ जाता है एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, और बहुत सारी अपने साथ क्या लेके आता है? गर्मी लेके आता है. बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हीट. स्कॉचिंग का मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्म. द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, तब आइसक्रीम मैन अपने छोटे से कार्ट के साथ. कार्ट क्या होता है? वो जो उनके व्हील्स पे चलने वाली जो छोटी सी उनकी गाड़ी होती है उसको लेके आते हैं. गोज ट्रैवलिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो व्हील्स कैसे घूमते हैं? तो उस तरीके से वो स्ट्रीट पे जाती है. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. So उनका जो कार्ट होता है उसके ऊपर एक अम्ब्रेला होता है, राइट. उन्हें अपने आप को भी तो धूप से बचाना है, तो उनका जो एक कार्ट होता है उसके ऊपर एक अम्ब्रेला होता है. उस अम्ब्रेला के नीचे उनके जो कार्ट में what all things are there. What a joyful sight. तो वो जो साइट है, वो जो नज़ारा है, साइट का मतलब क्या होता है? नज़ारा. वो साइट कैसा है? वो बहुत जॉयफुल है, मतलब वो बहुत हैप्पी साइट है. टू सी हिम फिल द कोन्स, और हम किस साइट के बारे में बात कर रहे हैं? जब वो एक कोन लेते हैं और उसके बाद उसमें से निकालते हैं आइसक्रीम और उसको रखते हैं कोन पे. व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड यमी साइट इट इज़. और क्या रखते हैं वो उसके ऊपर? माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, मतलब बहुत सारे जो स्कूप्स निकाल के वो रखते हैं. कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. अच्छा, ब्राउन मतलब चॉकलेट, वाइट मतलब वनीला. वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक. अब वो क्या निकालते हैं? माउंट्स ऑफ ब्राउन एंड वाइट, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, इतने सारे फ्लेवर्स हैं उनके पास. और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, या तो बहुत ही चिली एकदम ठंडी ठंडी चीज़ें पीने के लिए, जैसे कि फ्रॉस्टी ड्रिंक्स. और ये जो फ्रॉस्टी फिज जो ड्रिंक्स होती हैं, इनकी जो बॉटल्स होती है, इसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक. हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस. अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो उस कार्ट को, उस आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक फ्लावर बेड से कंपेयर कर रहे हैं. फ्लावर बेड मतलब एकदम जो एक बेड है जिसमें खूब सारे फ्लावर्स हैं, ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, और उसमें हर जगह रोजेस हैं एंड स्वीट पीस हैं. The way the children clustered around as thick as honey bees. और जैसे ही आइसक्रीम वाले अंकल आते हैं तो कैसे सारे बच्चे भाग के उनके पास एकदम बहुत सारा जो है ना एक क्राउड बना लेते हैं, बहुत सारी भीड़ जमा कर लेते हैं. वो कैसा लगता है? जैसे कि फूलों के आसपास जो मधुमक्खी होती है, हनी बीज होती हैं, वो कैसे क्लस्टर कर लेती हैं, वैसे ही जब आइसक्रीम वाला आता है तो सारे बच्चे उनके पास क्लस्टर कर लेते हैं. तो ये क्या है? ये एक कंपैरिजन किया गया है. अगेन इस कंपैरिजन को देखते हैं. हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड. उनका जो कार्ट होता है, आइसक्रीम का जो ठेला होता है, वो कैसा है? वो एक फ्लावर बेड है, रोजेस का एंड स्वीट पीस का. द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड, और जैसे चिल्ड्रन आते हैं और उस जगह पे भीड़ लगा लेते हैं, वो कैसा लगता है? जैसे कि कोई फ्लावर्स आते हैं तो मधुमक्खियाँ कैसे भीड़ लगा लेती हैं, राइट, क्योंकि उनको भी तो नेक्टर चाहिए होता है. तो उसी तरीके से चिल्ड्रन आते हैं और उनके पास भीड़ लगा लेते हैं क्योंकि उन सबको टेस्टी आइसक्रीम चाहिए होती है. सो गाइज, दैट वाज आवर पोम. ठीक है,
ये पोम में हमने क्या पढ़ा कि जब आइसक्रीम वाला आता है तो वो बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आता है, और स्कॉचिंग हीट में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने से अमेजिंग कुछ नहीं होता। कौन कौन से फ्लेवर्स पढ़े थे हमने आइसक्रीम के? वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, राइट। और उसके पास आइसक्रीम के अलावा क्या होता है? आइसक्रीम के अलावा होते हैं उनके पास बॉटल्स ऑफ फ्रॉस्टी फिज ड्रिंक्स, और जिसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं? ऑरेंज, येलो एंड लेमन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम, द आइसक्रीम मैन। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक बार इसकी समरी देखते हैं। समरी से हमको एक बार वापस पूरी पोम के बारे में समझ में आ जाएगा, और जो अभी हमने पूरा समझा है, जो इधर उधर चल रहा है, वो एकदम फटक से अंदर जाएगा, वहाँ पे स्टे करने लग जाएगा, राइट। वही तो हम चाहते हैं कि हमें समझ आ जाए, और समझ में आने के बाद वो वहाँ पे रुक जाइए, नहीं कि यहाँ से पढ़ा और यहाँ से निकल गया। ओके, सो अब हम यहाँ पे फटाक से देख लेते हैं इसकी समरी। समरी: The poet describes a hot summer day scene of the city. अब poet इस poem में क्या describe कर रहे हैं? वो describe कर रहे हैं कि एक city है जिसमें एकदम बहुत ही गर्मी का दिन है। In the summer days, everybody gets tired of the heat. अब summer days में क्या होता है? हर कोई गर्मी से परेशान हो जाता है। And the sun blazes extremely. और sun क्या है? वो तो एकदम गंदे तरीके से चमक रहा है, एकदम अपनी पूरी जो हीट है वो ऐसे एक जो है ना तीर की तरह नीचे फेंक रहा है। सो ब्लेजेस का मतलब क्या होता है? चमक रहा है। मीनवाइल द आइसक्रीम मैन कम्स डाउन द स्ट्रीट्स विद हिज कार्ट। और ऐसे ही टाइम पे जो एक आइसक्रीम मैन है वो अपने आइसक्रीम के साथ, अपने आइसक्रीम के ठेले के साथ स्ट्रीट पे आता है। The ice cream man becomes a means of joy and happiness for everyone. और जैसे ही सारे लोग आइसक्रीम मैन को देखते हैं तो सब के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, सब एकदम खुश हो जाते हैं। He has different flavors of ice cream in his cart. और उनके पास कोई एक आइसक्रीम नहीं है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के। He has chilled frosty fizz drinks to drink too. और उनके पास बहुत इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स भी हैं। Children flock around the cart and ask for their flavor of ice cream or chilled drink. और जैसे ही आइसक्रीम वाले अंकल आते हैं तो क्या होता है? सारे बच्चे उनके पास दौड़ के जाते हैं, उनको जो फेवरेट फ्लेवर है उनका वो फेवरेट फ्लेवर ले लेते हैं, या उनके फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम लेते हैं या तो ड्रिंक ले लेते हैं। The poet has compared the ice cream cart with a bed of roses and sweet peas. अब poet ने ये जो इनका आइसक्रीम कार्ट है इसे किससे कंपेयर किया है? A bed of roses and sweet peas, where the children gather as honeybee clusters around the flowers to get nectar. जहाँ पे बच्चे उसी तरीके से पूरा झुंड बना लेते हैं जिस तरीके से हनी बीज एक फ्लावर के अराउंड नेक्टर को ड्रिंक करने के लिए आ जाती हैं। This is how the ice cream man spreads joy and happiness everywhere in summers. और इसी तरीके से समर्स में जो हमारे आइसक्रीम वाले अंकल हैं वो खूब सारी हैप्पीनेस और खूब सारा जॉय स्प्रेड करते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो हम और अच्छे से समझ लेंगे, मुझे बता देना, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम एक बार देख लेते हैं सारे जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पोम में पढ़े थे उनको हम एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने सबका मीनिंग बता दिया है, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि होता है ब्लेज, ब्लेज मतलब क्या होता है? एकदम ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, मतलब जो है जैसे आग की जो लपटें होती है ना एकदम चमकती हुई, उसे कहते हैं हम ब्लेज। फिर होता है ट्रेंडलिंग, हमने पढ़ा था जो कार्ट है इट ट्रेंडल्स डाउन द स्ट्रीट, इसका मतलब क्या होता है? मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, जो छोटी छोटी व्हील्स पे वो चलते हैं उसको बोलते हैं ट्रेंडलिंग डाउन द व्हील्स। माउंट्स मतलब क्या होता है? जो स्कूप्स निकालते हैं ना एकदम हीप्स और पाइल्स, उसको बोलते हैं माउंट। फ्रॉस्टी फिश क्या होता है? वो तो आप सबको पता है। चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड, जैसे कि एपी फिज होता है, फैंटा या फिर कोका कोला, पेप्सी, ये सब क्या होते हैं? फ्रॉस्टी फिजी ड्रिंक्स होते हैं। देन क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ हनी बीज हमने पढ़ा था। क्लस्टर मतलब झुंड, गैदर अराउंड अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। ओके, समझ में तो आ गया होगा, बहुत ईजी है ये तो। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने यहाँ पे पूरा रीड कर लिया है, लेकिन अब आती है बारी ये जानने की कि हमें कितना समझ में आया है। अगर हमने अच्छे से समझा है तो अब जो क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं वो हम चुटकियों में कर लेंगे। सो क्या हम स्टार्ट करें? चलो लेट्स स्टार्ट। अब है पहला क्वेश्चन, आ रहा है आपकी तरफ। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर?
बाप रे, तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आइसक्रीम कौन से सीजन में पॉपुलर होती है, सोचना पड़ेगा। वेल द आंसर इज प्रीटी सिंपल, आइसक्रीम समर सीजन्स में पॉपुलर होती है। आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना। चलो हम एक और ऐसे मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who feels joyful on seeing the ice cream man? किसको बहुत मजा आता है आइसक्रीम मैन को देख के? The speaker feels joyful on seeing the ice cream man. तो जो हमारी जो रेचल फील्ड जिसने ये पूरी पोएम लिखी है वो बड़ा जॉयफुल फील करती हैं जैसे ही आइसक्रीम मैन आ जाता है। वैसे सिर्फ चिल्ड्रन अच्छा फील नहीं करते हैं, बड़े लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग फील करते हैं, उनको भी बड़ा मजा आता है आइसक्रीम खाने में। Name the different flavors of ice cream the ice cream cart ice cream man had. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने 3 वर्ड्स मिस किए हैं। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैड। सो ये मैं लिख देती हूँ इंस्टेड ऑफ वरिंग आइसक्रीम मैन हैड। ओके, तो आइसक्रीम मैन के पास कौन कौन से फ्लेवर्स थे? द आइसक्रीम मैन हैज वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। कौन कौन से थे? वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। अब ये क्वेश्चन तो लोगों को यूं याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। वो कौन सी 2 चीजें जो आइसक्रीम मैन जो है सेल कर रहा है? एक तो आइसक्रीम सेल कर रहा है और क्या सेल कर रहा है? फिज ड्रिंक सेल कर रहा है। द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम्स एंड बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोम। अब इस पोम में हमने आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया है? एक फ्लावर बेड से कंपेयर किया है। और वो फ्लावर बेड किसका है? रोजेस एंड स्वीट पीस का है। तो हम इस आंसर को कैसे लिखने वाले हैं? द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। बहुत ही सिंपल है कि द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, अब हम देखने वाले हैं, having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. अब मुझे ये बताओ, ठीक है आइसक्रीम्स तो खा लिए हमने, बहुत सारी आइसक्रीम्स खा ली। अब विंटर सीजन में हम कौन कौन से इंटरेस्टिंग काम करते हैं? सो विंटर सीजन में हम ये सारे इंटरेस्टिंग काम करते हैं। सो व्हाट डू वी डू? In winter season, we can do a lot of interesting things like we can eat hot sandwiches and sip hot tea or coffee. So हम hot sandwiches खा सकते हैं, हम hot tea या coffee sip कर सकते हैं, hot chocolate, melting chocolate भी sip कर सकते हैं, hot गाजर का हलवा भी खा सकते हैं। तो अभी आप लोग के जो मुंह में पानी आ रहा है उसको कंट्रोल करो और देखते हैं और क्या कर सकते हैं। We can also sit around a fire and eat popcorn, रेवड़ीज, इट्स नॉट रिवॉर्ड्स, हाँ इट्स रेवड़ीज एंड पीनट्स। और क्या कर सकते हैं हम? वो जो अपन लोग अलाव जलाते हैं ना और बॉन फायर करते हैं, तो उसके बीच में हम लोग मतलब वहाँ पे मस्त आजू बाजू में बैठ के हम रेवड़ीज खा सकते हैं, हम लोग क्या खा सकते हैं? पॉपकॉर्न खा सकते हैं और पीनट्स खा सकते हैं। We can go for picnics with family and friends. अब ठंड के मौसम में पिकनिक का तो मज़ा ही कुछ और होता है। थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही होती है and we can have a lot of fun with our family and friends. Then we can enjoy ice skating and build snowman. तो अगर आप ऐसे किसी एरिया में हो जहाँ पे स्नोफॉल होता है या आप छुट्टियां मनाने के लिए ऐसी किसी जगह पे गए हो तो वहाँ जाके आप स्नोमैन बना सकते हो, आप आइस स्केटिंग कर सकते हो ऑन योर स्नोबोर्ड एंड यू कैन हैव अ लॉट्स ऑफ फन. So that was some of the activities that you can do during winter season. अब winter season में और क्या कर सकते हैं वो आपको मुझे बताना पड़ेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन. अब समर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं? समर्स में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि हमारी गर्मियों की छुट्टियां चलती हैं. तो अब समर्स में हम क्या कर सकते हैं? सम ऑफ दी समर एक्टिविटीज आर स्विमिंग, ट्रैकिंग, आप स्विम कर सकते हो, आप ट्रैक पे जा सकते हो, माउंटेन ट्रैकिंग कर सकते हो, आप कहाँ मतलब पहाड़ों में घूम सकते हो. देन पिकनिक इन द इवनिंग. हाँ,
दिन के टाइम पे तो नहीं जा सकते वरना आपका भजिया तल जाएगा, लेकिन आप इवनिंग्स में अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे ज़रूर जा सकते हो। ड्राइंग, स्केच एंड पेंटिंग, कितनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। यू कैन प्ले विद कलर्स। देन रीडिंग स्टोरी बुक्स, येस यू कैन रीड अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स। प्लेइंग वीडियो गेम्स, अब ये तो ज़रूरी है, खूब सारी वीडियो गेम्स खेल सकते हैं हम। क्रिकेट एंड अदर आउटडोर गेम्स, जितना मन करे उतना अपन आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। लर्न फ्लेमलेस कुकिंग, ओके जितने भी बच्चे कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं वो सैंडविचेस बनाना, जो फ्लेमलेस कुकिंग होती है जिसमें गैस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी आप लोग थोड़े छोटे हो इसीलिए आप लोग फ्लेमलेस कुकिंग बनाना, मतलब फ्लेमलेस कुकिंग के बहुत सारी रेसिपीज सीख सकते हो और बना के अपनी मम्मा को खिला भी सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। तो अब हमने जितनी भी एक्टिविटीज लिखी है इनको इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी में अपन को चेंज करना है, तो हम मतलब सेग्रीगेट करना है। तो इंडोर में ड्राइंग, स्केच, पेंटिंग ये एक इंडोर एक्टिविटी है। स्टोरी बुक्स भी आप घर के अंदर पढ़ते हो। प्लेइंग वीडियो गेम्स ये भी आप घर के अंदर करते हो। एंड लर्न फ्लेमलेस कुकिंग ये भी एक इंडोर एक्टिविटी है। आउटडोर एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाएगा? स्विमिंग, ट्रेकिंग, पिकनिक इन द इवनिंग एंड क्रिकेट एंड अदर आउटडोर गेम्स, ये सब आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ है। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ साउंड, वन इज डन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल हनी बीज, लास्ट में कौन सा साउंड आया? ज वाला। तो अब हमको उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें हमको ये साउंड मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्राइज, प्राइज आ रही है साउंड वाली, ओके। राइस, ओके। लेजी, लेजी में नहीं आ रहा। रेज, यस रेज में आ रहा है। चेज, चेज में भी ये साउंड आ रहा है। प्राइज, प्राइज में भी आ रहा है। हनी बीज, प्राइज आ तो रहा है। राइज, राइज में भी आ रहा है। लेसी, नो। रेज, रेज में भी आ रहा है। दिस, दिस, दिस में भी आ रहा है ना। अब है मेज, मेज में भी आ रहा है। ब्लेज में भी आ रहा है। बिजी नहीं आ रहा। रेस, रेस में ज साउंड नहीं आ रहा। दीज, दीज में आ रहा है। फेस नहीं। फिज, यस। रेसी, नोप। एस, नोप। फ्रॉस्टी, नोप। सो अब हम इसमें अपने आंसर को देख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ये तो हमने खुद ही कर लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं? What are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? अब वो कौन कौन से साउंड्स होते हैं जो आपको सुनाई देते हैं जब आइसक्रीम वाले अंकल आते हैं? I hear the sound of ringing a bell. सबसे पहले कैसे पता चलता है आइसक्रीम वाले अंकल आए हैं? उनकी जो कार्ट होती है उसकी बेल से। So you hear the sound of a ringing bell. Second, I hear ice cream man's cries loudly. वो क्या चिल्लाते हैं? आइसक्रीम वाला। सो उनकी आवाज़ आती है। सो ही क्राइज लाउडली, मतलब वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। आई हेयर द जॉयफुल शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन। और जब आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती है तब बहुत सारे बच्चों की ऑटोमेटिकली आवाज़ आने लग जाती है। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो हमें सुनाई देती है जब आइसक्रीम वाले भैया आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। अब आप लोग बहुत बड़े हो गए तब आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। पहले हमें देख लेते हैं कि हमें किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट लिखनी है। Here is a report on अंकल लाल्स फार्म। अब अंकल लाल का एक फार्म है बहुत बड़ा सा। Father took me to visit अंकल लाल्स डेयरी फार्म। अब ये रिपोर्ट सुनो कि कोई है जिनके फादर उनको अंकल लाल के डेयरी फार्म में लेके गए। आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउस। अब उनके जो पूरा जो जब बहुत सारी काउस थी उनके फार्म में, तो उसने सारी काउस को देखा। ही हैज़ 50 काउस। कितनी काउस है अंकल लाल के पास? टोटल 50 काउस हैं। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स। और वो जो उनका बड़ा सा फार्म है उसमें वो बहुत सारी ग्रास जो है उसको च्यू करती हैं। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द बार्न टू बी मिल्क्ड। और इवनिंग में वो उनको बार्न में लेके आते हैं। बार्न क्या होता है? वो एरिया होता है जहाँ पे काउस को मिल्किंग करते हैं, उनसे मतलब जो दूध होता है वो निकाला जाता है। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी। और उसके बाद अंकल लाल क्या करते हैं? वो इस दूध को सिटी में सेल कर देते हैं।
नाउ व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट, अब हम जब भी रिपोर्ट लिखते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी आपने देख लिया रिपोर्ट कैसे लिखना है, अब हम देखते हैं किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली। एक तो टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक बात बताओ, तुम एक रिपोर्ट लिख रहे होगा, तुम्हारा टाइटल एकदम ही बोरिंग सा होगा तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट क्यों पढ़ूंगी। तो पहली चीज़, टाइटल बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और करेक्टली लिखा होना चाहिए। सेकंड क्या है, कीप टू योर सब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि अंकल लाल्स के फार्म की बात कर रहे हैं। फार्म में बात करते करते हमने काऊ की बात की, फिर हमने बोला काऊ के इतने लेग्स होते हैं, इतना होता है, फिर काऊ से दूध देती है, दूध से पनीर बनता है, पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं शादियों में पनीर खाता हूँ, मेरे अंकल की शादी हुई थी, भाई कहाँ से चालू करा था और कहाँ पहुँच गए। तो स्टिक टू द सब्जेक्ट, जिस बारे में लिख रहे हो उसी बारे में लिखो, ये नहीं कि पहुँचते 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 कहीं और ही पहुँच गए। टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर। अब हमें ये नहीं बताना है कि है ना, हाँ अंकल का एक फॉर्म है, वो दूध निकालते हैं, उनके पास काउज है। अरे बाबा, एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए ना, तो एकदम ऑर्डर में सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। मेक योर पेपर लुक नीट। अब कुछ बच्चे होते हैं जो पता है ऐसे लिखते हैं जैसे उसके बाद जो टीचर्स होता है ऐसा मन करता है उनकी बलैयाँ ले लो, क्योंकि समझ में तो कुछ आता नहीं है। ये टीचर के लिए एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, उनके लिए एक एफर्ट्स लेने पड़ते हैं उनको, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि इस हैंड राइटिंग को समझ के बताओ। तो प्लीज़ जब रिपोर्ट राइट करते हैं तब हमको मानना चाहिए कि उसमें काटा पीटी नहीं है और वो बहुत ही नीट तरीके से लिखा गया हो। अच्छा, और क्या हमें देखना है इसमें, इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। अब ये काम वैसे तो आपको करना है, आपको 4 लोगों का ग्रुप बनाना है और उसके बाद आपके आसपास कौन कौन से आइसक्रीम के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। जैसे क्या होते हैं, अमूल की आइसक्रीम होती है, क्वालिटी की आइसक्रीम होती है, जिलेटो की आइसक्रीम होती है, और किसकी आइसक्रीम होती है, और टेंडर फ्रेश, टेंडर कोकोनट कौन से की आइसक्रीम होती है, नेचुरल्स की आइसक्रीम होती है। तो आपके आसपास कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, पहले तो आपको वो पता लगाना है। स्टार्ट, ठीक है, मतलब उन सब के बारे में लिखना है, सारी आइसक्रीम्स के बारे में लिखना है। तो अब आपको यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, जो पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। पहला, स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक। तो पहला आपका टॉपिक क्या है, आप लिख रहे हो आइसक्रीम्स के बारे में, आपके आसपास जो भी आइसक्रीम्स अवेलेबल होती हैं, तो पहला आप क्या करोगे कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया। अब क्या है, आप आइसक्रीम के ब्रांड्स के बारे में लिखोगे कि मेरे आसपास ये ब्रांड्स अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। उसके बाद कि सारे जो ब्रांड्स हैं उसमें मोस्ट कॉमन फ्लेवर्स कौन कौन से हैं, हम उन फ्लेवर्स की बात करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद और क्या पॉइंट्स बोले हैं, अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट। अब क्या देखना है कि हर ब्रांड में कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा बिकता है। ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइजेस, और इसके अलावा आपको उसकी प्राइस भी निकालनी है। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइसक्रीम कौन से ब्रांड की है। सो ये सारे पॉइंट्स मिलके आपको मिला के आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो अब हम देखते हैं कि जब आप रिपोर्ट लिखोगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। आवर ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर्स इन आवर एरिया। ठीक है, तो अब आपने इंट्रोड्यूस किया है दैट आवर ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर्स। आपने कितने आइसक्रीम पार्लर्स देखे, आपने 3 आइसक्रीम पार्लर्स देखे हैं। ठीक है, अब मदर डेयरी सेल्स। अब पहली बात हम किसकी कर रहे हैं, मदर डेयरी। मदर डेयरी क्या है, वो 3 फ्लेवर्स जो है वो बेचती है। एक है मैंगो डॉली, एक है वनीला और एक है चोकोबार। अब ये उनके मोस्ट कॉमन फ्लेवर्स हैं। तो हमने पहले ब्रांड की बात की। सेकंड ब्रांड है क्वालिटी वॉल्स। क्वालिटी वॉल्स जो है वो कौन कौन से, वो ऑरेंज बार, ट्विस्टर और चोकोफिट। तो ये जो है वो ये वाले ब्रांड्स उसके सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर अमूल जो है उसकी रेस्बेरी, चोकोबार एंड सरप्राइज बार उसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चॉकलेट्स हैं। प्राइसेस अब हमें बात करनी थी, तो प्राइसेस रेंजेस फ्रॉम 15 रुपीज़ टू 25 रुपीज़। 15 से 25 के बीच में ये सारी चॉकलेट्स आइसक्रीम्स आती हैं। वी
टेस्टेड ऑल ऑफ देम। अब आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो ना, तो आपने क्या लिखा है कि हमने सब खाई। इन माई ओपिनियन मदर डेयरी सोल्ड बाय वनीला इज द मोस्ट, सॉरी मदर डेयरी इधर पे आना चाहिए, वनीला, वनीला सोल्ड बाय मदर डेयरी, क्योंकि मदर डेयरी इज द ब्रांड, राइट, मदर डेयरी, DAIRY। So vanilla sold by Mother Dairy is the most popular ice cream। तो आपने अब ये पूरे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं और इस तरीके की एक रिपोर्ट लिखनी है। लिसन, ये एक एग्जाम्पल है, तो आप खुद से जाके बहुत सारी आइसक्रीम्स टेस्ट करना, देखना कौन कौन से फ्लेवर्स आते हैं, थोड़ी बातचीत करना आइसक्रीम वाले अंकल से कि ये बताओ ये कितने की है और ये कितने की है, और उसके बाद आप अपने हिसाब से एक रिपोर्ट लिख सकते हो, ठीक है, एंड दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। अब हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 12 बॉक्सेस हैं। कौन से बॉक्सेस में राइमिंग वर्ड्स हैं? अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनका साउंड सेम होता है। तो अब अपन देख लेते हैं, मैं इसमें कैसे कलर करने वाली हूँ, हम वो देखते हैं। यार इससे क्या होता है, ठीक है, एनीवेज, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं हम कौन कौन से कलर्स यूज करने वाले हैं। सिटी कार्ट, क्या इसका सेम साउंड है? सिटी कार्ट, इसका तो नहीं है। हार्ड यार्ड, यस, इसका साउंड एकदम सेम है। ओके, सो हार्ड यार्ड का जो साउंड है वो एकदम सेम है। उसके बाद है स्काई माई, इसका भी साउंड एकदम सेम है, स्काई माई का भी साउंड सेम है एकदम। फिर है हीट स्ट्रीट, ये भी राइमिंग है, सो हीट एंड स्ट्रीट भी राइमिंग हो गए। फिर है बोल और here it is bowl and bowl, again ये भी राइमिंग है। देन प्ले ओबे, लास्ट का साउंड सेम है, सो ये भी राइमिंग है। देन ब्लोज गोज, ये भी राइमिंग है। देन काउ एंड सो, अब काउ और सो का तो साउंड सेम नहीं है, तो ये राइमिंग नहीं है। रेस एंड फेस, ये भी राइमिंग है। उसके बाद डू और गो, अब देखो दोनों में ओ आ रहा है, लेकिन डू ऊ का साउंड है, गो ओ का साउंड है, तो ये राइमिंग नहीं है। लेबल और टेबल, ये राइमिंग है। राइट एंड नाइट, ये भी राइमिंग है। तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे जो हैं ये हमारे राइमिंग हैं, ठीक है। तो इनको आप अपने फेवरेट कलर्स के साथ इनको कलर कर देना, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी कलर्ड हैं, ओके। Now let's go ahead. What do the following words describe in the poem? अब आपको यहाँ पे ये 3 words दिए हुए हैं। तो joyful, अगर पोम को वापस पढ़ोगे तो joyful क्या था? जब आइसक्रीम वाला आता है तो वो एक joyful sight होता है। Little cart लेके आता है and round umbrella होता है। तो जैसे ही अगर आप पोम को वापस पढ़ोगे तो आपको ये तीनों वर्ड्स इजीली समझ में आ जाएंगे। हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब माउंट्स, फ्लेवर एंड क्लस्टर, इनके लिए, इन 3 वर्ड्स के लिए कुछ वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं, एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो ये वर्ड्स हैं, कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट माउंट्स। कैसे माउंट्स हैं? कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट माउंट्स। माउंट्स क्या है? वो जो स्कूप्स होते हैं आइसक्रीम के, ठंडे ठंडे, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब जब फ्लेवर की बात की थी तो कौन कौन से फ्लेवर्स की बात हुई थी? वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। और क्लस्टर मतलब जो ग्रुप है वो कैसा है? वो बड़ा ही थिक है। थिक मतलब बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, सो इट्स अ थिक क्लस्टर ऑफ हनी बीज, राइट। रिमेंबर कैसे कंपेयर किया था? जितने भी बच्चे आ जाते हैं, दिस सीम लाइक अ थिक क्लस्टर ऑफ हनी बीज। अब हम आगे देख रहे हैं, कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच। अब मेरे पास तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड कलर्स हैं, नहीं बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास। तो चॉकलेट, चॉकलेट कौन सा कलर होता है? चॉकलेट होता है ब्राउन कलर, तो हम इसमें ब्राउन कलर करेंगे, ब्राउन कलर, ये ठीक है। और मोटा वाला लेते हैं। सो चॉकलेट में हमने किया ब्राउन कलर, वेरी गुड। अब आती है बात वनीला की, तो वनीला को अपन वाइट ही रहने देते हैं क्योंकि वो वाइट ही कलर का होता है। नेक्स्ट कम्स ऑरेंज, ऑरेंज कलर देखना है अब हमको।
सो हम ऑरेंज को कर देते हैं पूरा ऑरेंज कलर। अब है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट कौन से कलर का होता है? इस कलर का होता है। तो हम ब्लैक करंट को एकदम अमेजिंग सा कलर कर देते हैं वायलेट। अब आती है स्ट्रॉबेरी। ओह यस, स्ट्रॉबेरीज होती हैं रेड कलर की। सो हमने इसको कर दिया रेड कलर। रास्पबेरी कौन से कलर की होती है? रास्पबेरी होती है मेरा फेवरेट कलर विच इज पिंक। ओके, सो हमने रास्पबेरी को कर दिया पिंक कलर। अब आता है बटर स्कॉच। अब बटर स्कॉच तो येलो होता है, तो हम बटर स्कॉच को येलो कलर कर देते हैं। अब ये वाला येलो नहीं होता, लेकिन येलो ही होता है। अब है पिस्ता, एंड पिस्ता हैज़ टू बी ग्रीन इन कलर। सो ये सारे कलर्स आप अच्छे से, मैंने तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करते हैं और मुझे मिलता है एक स्टार। अब कोई तो देगा नहीं, मैंने खुद को दे दिया। तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको कलर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। ओके, अब ये मेरी ड्रीम आइसक्रीम है, ठीक है। आपको अपनी ड्रीम आइसक्रीम बनानी है जिसके ऊपर आप बहुत सारे टॉपिंग्स डाल सकते हो। आप चोको चिप्स डाल सकते हो, आप फ्रेश फ्रूट्स डाल सकते हो, आप व्हिप्ड क्रीम डाल सकते हो, खूब सारी चॉकलेट डाल सकते हो, चॉकलेट सिरप डाल सकते हो और उसको बहुत टेस्टी बना सकते हो। एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की। द कलर्स, द फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट, फील्स एक्सेट्रा एंड यम। सो इस बारे में हमें लिखना है। सो अब हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। Here is the ice cream of my dreams. Yeah, this is the ice cream of my dreams. It is a huge ball and looks like a rocket. अब ये जो मेरी जो आइसक्रीम है वो कैसी दिख रही है? एक रॉकेट की तरह। It has layers of colors. इसमें एक ही कलर नहीं है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आइसक्रीम है, इसमें लेयर्स ऑफ कलर्स हैं, वाइट एंड चॉकलेट। इट इज क्रीमी विथ जनरस स्प्रिंकलिंग ऑफ नट्स। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज देखते हैं। इट इज द ह्यूज बार, मतलब वो बार तो है आइसक्रीम का, लेकिन कैसा है? ह्यूज बार है। ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एंड लुक्स लाइक अ रॉकेट। इट हैज लेयर्स ऑफ कलर्स वाइट एंड चॉकलेट। इट इज क्रीमी, कैसा है ये? क्रीमी है। विथ जनरस स्प्रिंकलिंग, मतलब स्प्रिंकल तो क्या है, छिड़का तो है, लेकिन जनरस मतलब बहुत सारा ऑफ नट्स। इट हैज़ एग्जॉटिक टेस्ट। कैसा टेस्ट है इसका? बहुत ही एग्जॉटिक टेस्ट है। अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्लेवर्स इन वन। और कितने फ्लेवर्स हैं इसमें? बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। बहुत सारे फ्लेवर्स को मिक्स करके ये मेरी ड्रीम आइसक्रीम बनी है। अब आपकी आइसक्रीम बिल्कुल अलग हो सकती है। हो सकता है आपकी रेनबो आइसक्रीम हो, और हो सकता है आपकी आइसक्रीम जो है वो आइसक्रीम कार्ट जैसी दिखती हो या फ्लावर जैसी दिखती हो। अब आपका जैसा मन है। बी क्रिएटिव एंड राइट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड आई विल वेट टू रीड व्हाट यू हैव रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हैव यू एवर ईटन द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? The following sentences describe how it is served, but they are not in the correct order. Write the correct number before each sentence. अब नॉर्थ इंडिया में आइसक्रीम कैसे सर्व होती है वो यहाँ पे बताया है, लेकिन सही ऑर्डर में नहीं बताया है, थोड़ा जम्बल्ड वे में बताया है। तो हमें उसको सही तरीके से प्लेस करना है। क्या है? He scoops out the ice cream on a plate. अरे ये कहाँ से आ गया? सेकेंड क्या है? देन ही pours some sweet syrup on it and serves it. Then the कुल्फी वाला takes the mold out of the pitcher and then he arranges some around it. अब यहाँ पे देखो क्या बात करी उसने सबसे पहले? He scoops out the ice cream on a plate. सबसे पहले वो निकालता है और एक प्लेट पे रखता है। Then he pours some sweet syrup over it and serves it. तो भाई सबसे मतलब निकाला और सर्व कर देगा क्या? मतलब ऑर्डर सही नहीं है। द कुल्फी वाला टेक्स द मोल्ड आउट ऑन द पिक्चर। तो अब उसने जो निकाला तो पहले वो पिक्चर मतलब प्लेट पे डालेगा एंड देन उसको ही अरेंजेस सम अराउंड इट, और उसके बाद कुछ फालूदा उसके ऊपर डालेगा। तो अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्या है? द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर। मतलब सबसे पहले वो क्या करेगा? जो कुल्फी मोल्ड है उसको पिक्चर में से निकालेगा। जो उनका बड़ा सा मटका होता है उसके अंदर से वो कुल्फी का मोल्ड निकालते हैं, सांचा निकालते हैं। फिर क्या करेगा वो? ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट। फिर उसको जो कुल्फी होती है उसको ऐसे करके एक प्लेट पे डालेंगे। ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट। उसके बाद कुल्फी के ऊपर थोड़े से फालूदा डालेंगे।
देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट, उसके ऊपर फिर वो कोई स्वीट सिरप डालते हैं। और पहला है हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन को देख के कौन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है? ओल्ड पर्सन, चिल्ड्रन, मैन या वुमेन? अब ये आंसर तो आप इजीली बता सकते हो, आइसक्रीम वाले को देख के सबसे ज़्यादा कौन खुश होता है? द आंसर इज चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which flavors of ice cream the ice cream man has in his cart? आइसक्रीम मैन के कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या ऑल ऑफ द अबव? कौन कौन से थे? सब के सब। So which word has sound? ज का साउंड किस में है? प्राइज, दिस, रेस और राइस। अब इन सब में स का साउंड है लेकिन प्राइज में ज का साउंड है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। What is the meaning of word beneath in the poem? Beneath का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, छोटा सा, ऊपर या अंडर। Beneath का मतलब होता है अंडर। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसक्रीम इज पॉपुलर इन डैश सीजन। कौन से सीजन में आइसक्रीम खाना सबसे अच्छा लगता है? जैसे मुझे तो हर सीजन में अच्छा लगता है, लेकिन बेसिकली आइसक्रीम इज पॉपुलर इन विच सीजन? समर सीजन। Which of the following is not a flavor of ice cream mentioned in the poem? कौन सा फ्लेवर है आइसक्रीम का जो पोम में मेंशन नहीं किया है? वनीला, स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच या चॉकलेट? कौन सा है? बटरस्कॉच। बटरस्कॉच नहीं था हमारी पोम में। What is the ice cream cart compared to in the poem? हमारी पोम में आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है? एक फ्लावर बेड से, स्विमिंग पूल, हनी कॉम्ब और अ मूविंग बास, उसको कंपेयर किया है एक फ्लावर बेड से। What are the two things that the ice cream man is selling? वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो आइसक्रीम मैन जो है वो सेल कर रहे हैं? आइसक्रीम और कैंडीज, आइसक्रीम एंड फ्रूट्स, आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स और या सिर्फ आइसक्रीम? What is the answer? आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स। What is or are the color or colors of the cream that ice cream man is filling the cones with? जो cones को वो fill कर रहा है कौन से कलर की क्रीम से कर रहा है? Brown and white, pink and white, pink and yellow या red and white? What is the answer? The answer is brown and white, so vanilla and chocolate. Which is the color of the Frosty Fizz bottle that is not mentioned in the poem? So पोम में जो फ्रॉस्टी फिज बॉटल के कलर को नहीं मेंशन किया गया हमें वो बताना है। ग्रीन, वाइट, ऑरेंज या रेड? द आंसर इज रेड, क्योंकि ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज तो थी। चिल्ड्रन आर क्लस्टरिंग अराउंड द आइसक्रीम मैन एज, जितने भी बच्चे हैं वो आइसक्रीम मैन के आसपास जो है क्लस्टर कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि रैबिट्स, फ्लाइज मक्खियों की तरह भिन भिन आ रहे हैं, हनी बीज की तरह भिन भिन आ रहे हैं, या नन ऑफ द अबव? सो द आंसर इज हनी बीज। सो जितने भी जो किड्स हैं दे आर क्लस्टरिंग अराउंड द आइसक्रीम मैन एज हनी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसक्रीम मैन हैज डैश अम्ब्रेला ऑन हिज लिटिल कार्ट। सो उसके लिटिल कार्ट में कौन सा अम्ब्रेला है? इट हैज अ लार्ज और राउंड, ब्लैक एंड व्हाइट और हाई? व्हाट्स द आंसर? द आंसर इज राउंड अम्ब्रेला। The poet compares the cart of the ice cream man as flower bed of roses and so जो पोएट है उसने आइसक्रीम मैन के कार्ट को किससे कंपेयर किया हुआ है? लाइक अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड लिलीज, सनफ्लावर्स, वनीला और स्वीट पीज। इट्स लाइक अ रोज बेड और एंड स्वीट पीज। Who is the poet of poem आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन के पोएट कौन है? रेचल फील्ड, जैन नीग्रो या मेरी डोंट? The answer is Rachel Field. The ice cream man is moving in the city in the dash of heat. अब ये जो आइसक्रीम मैन है वो सिटी में बहुत गर्मी में मूव कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लेज ऑफ हीट, हेज ऑफ हीट, क्रेज ऑफ हीट या लेज ऑफ हीट? आंसर इज ब्लेज ऑफ हीट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में। नेक्स्ट देख लेते हैं When summer is in the city and, अब हमें यहाँ पे पोम की लाइन को कंप्लीट करना है। When summer is in the city मतलब जब गर्मी का मौसम आ जाता है and dash. So the answer is brick is a blaze of heat. The answer is B. Brick is the blaze of heat, which is the second line of your poem. तो क्या लिखा है इधर पे? यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला है, before you read, waste can be quite useful.
फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम द स्टोरी। अब वो बोल रहे हैं वेस्ट जो है वो थोड़ा यूजफुल हो सकता है, काफ़ी यूजफुल हो सकता है, और यही हमें बताने वाले हैं इस चैप्टर में। वैसे ये हम जानते हैं राइट, हमारे पास कितने अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आजकल हमने YouTube में कितने सारे वीडियोस देखते हैं, हमें हमारी टीचर्स बताती है, कभी कोई मम्मा भी यूज़ करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वंस वी रीड दिस चैप्टर एंड वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये वंडरफुल वेस्ट वाली स्टोरी है क्या। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर स्टोरी। वंस The Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace। एक बार, ये बात कहाँ हो रही है, ये साउथ की बात हो रही है, साउथ में ट्रेवनकोर में, जहाँ वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने एक बहुत बड़ा डिनर अपने पैलेस में ऑर्डर किया। अब ग्रैंड का मतलब क्या होता है, वेरी बिग, और पैलेस का मतलब उनका महल, उनके महल में उन्होंने एक बहुत बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, अब डिनर के पहले आफ्टरनून में द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा ने क्या सोचा कि भैया आज शाम को इतना बड़ा डिनर है, एक बार मैं जाके देख लेता हूँ क्या क्या बन रहा है। थोड़ा सा वो सर्वे करने के लिए गए थे। सर्वे का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करने के लिए। सर्वे का मतलब होता है लुक क्लोजली एट और एग्जामिन, मतलब एकदम अच्छे से देखने के लिए क्या बन रहा था। तो वो क्या देखना चाहते थे, जितनी भी डिशेस बन रही थी दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फीस्ट का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा डिनर और बहुत बड़ा सा लंच, मतलब एक बहुत बड़ी मील। तो राजा ने क्या सोचा, महाराजा ने, कि चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. अब वहाँ पे कुक खाना बना रहा था, तो क्या हुआ, अब भाई आलू छीलोगे, गाजर छीलोगे, मटर छीलोगे, तो सबका तो कचरा निकलता है, ठीक है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कचरा निकलता है, स्क्रैप्स निकलते हैं, तो वो सब उसने एक बास्केट में रख दिया था। तो महाराजा ने क्या पूछा, What are you going to do with those vegetable scraps? अब ये जो vegetable scraps बचे हैं तुम इनसे क्या करने वाले हो? So they are waste. We will throw them away. कुक ने क्या बोला, ये सब तो कचरा है, इसको हम फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. उन्होंने क्या बोला, अरे ऐसे कैसे फेंक दोगे, इतना जो है, इसने इतनी सारी जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे बिट्स और पीसेस हैं, उनको तुम ऐसे कैसे फेंक दोगे। Find a way to use them. एक तरीका निकालो उनको यूज करने का। The महाराजा commanded sternly and walked away. अब महाराजा ने ये कमांड किया, कमांड मतलब ऑर्डर दिया, sternly मतलब बहुत ही सीरियस तरीके से। तो उन्होंने बहुत सीरियस तरीके से बोला ये सब को यूज करने का एक तरीका निकालो, और वो तो वहां से चले गए। The cook was in a fix. अब कुक जो था वो आ गया परेशानी में। इन अ फिक्स एक फ्रेज है, उसका मतलब क्या है, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। अब महाराजा ने तो बोल दिया बेटा ये जो कचरा है इसको यूज करो, ऐसे कैसे। अब कुक ने भी सोचा मैं इसको क्या करूं, एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और वो स्टेयरिंग मतलब कंटिन्यूसली, जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो वो थोड़ी देर तक जो वो वेजिटेबल का कचरा था उसको घूरता रहा कि मैं इसका करूं क्या। उसके बाद सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड मतलब फटाक से आया। He took all the vegetables bits, washed them and cleaned them well. उसने क्या किया, जितने भी वो वेजिटेबल के बिट्स बचे हुए थे थोड़े बहुत, उन सबको लिया, अच्छे से उनको धोया और साफ किया। Then he cut them into long strips. उसके बाद क्या हुआ, जो भी वेजिटेबल्स के टुकड़े जो बचे हुए थे उनको उसने लंबा लंबा पूरा काट दिया। स्ट्रिप्स मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग नैरो पीस, मतलब लंबे लंबे पतले पतले तरीके से उन्होंने काट दिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब क्या किया उन्होंने, एक बहुत बड़े से पॉट में, बहुत बड़े से जो जिसमें खाना पकाते हैं वैसा वाला जो मटका होता है, उसमें उस बड़े से पॉट में उन्होंने क्या किया, उसमें सारी की सारी चीज़ें डाल दी पकाने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। फिर क्या किया उन्होंने, कुछ एकदम जो कोकोनट था उसको पीसा, एकदम फ्रेश कोकोनट जो था उसको पीसा, ग्रीन चिलीज को पीसा, और गार्लिक, मतलब कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक क्या होता है, गार्लिक होता है आपका लहसुन। तो इन तीनों चीज़ों को उसने लिया और साथ में कूट दिया अच्छे से। उसके बाद क्या किया,
ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। तो जो वेजिटेबल्स पक रही थी उनमें उसने ये पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब ये जो बहुत अमेजिंग सी स्मेल आने लगी थी, टेम्पटिंग मतलब एकदम बहुत ही अमेजिंग, यमी। सो टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? अपीलिंग टू और अट्रैक्टिंग समवन। तो आपको जो बहुत अट्रैक्ट करे वैसी एक खुशबू आने लग गई। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दही लिया और दही को अच्छे से फेंटा। whipped का मतलब क्या होता है? उसको फेंटना। तो दही लिया, अच्छे से उसको फेंटा एंड एडेड इट टू द करी, और उसको क्या किया, उसको जो सब्जी बन रही थी, करी बन रही थी, उसमें ऐड कर दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। फिर क्या किया, उसमें उन्होंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला, क्योंकि साउथ में कोकोनट ऑयल में खाना बनता है। जैसे हमारे यहाँ यूजुअली ग्राउंडनट ऑयल में बनता है या फिर कहीं कहीं पे जो है सरसों के तेल में बनता है, तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल में खाना बनता है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर से उसमें कोकोनट ऑयल डाला और करी लीव्स मतलब जो कड़ी पत्ता होता है वो अच्छे से उसमें डाल दिया। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड एक और फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, लुक व्हाट अ सरप्राइज। मतलब ओ वाओ, ये जो भी बना था बड़ा टेस्टी था। द न्यू डिश वॉज रेडी, ये जो नई डिश थी वो एकदम तैयार थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। तो अब उस दिन इवनिंग में जो बहुत बड़ा सा जो फीस्ट था, जो एक डिनर पार्टी थी, उसमें उन्होंने सबको ये नया वाला डिश सर्व किया। Everyone was eager to know the name of the new dish। Everyone was eager। eager का मतलब क्या होता है, strongly wanting to do something, मतलब एकदम उत्सुक थे वो ये जानने के लिए कि जो नया डिश वो खा रहे हैं उसका नाम क्या है। The cook thought and thought, अब ये तो नई डिश थी, इसका तो कोई नाम था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा और सोचा कि इसको मैं नाम क्या दूँ। Then a name came to his mind। तभी उनके दिमाग में एक नाम आया। He named it as अवियल। जो अब केरला में यूजुअली अवियल बहुत फेमस है। इट्स अ ट्रेडिशनल डिश, मतलब कभी भी उनके यहाँ कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, कोई भी पार्टी होती है, तो अवियल पक्का बनता है, और उन्होंने ये डिश का नाम रखा था अवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। अवियल इतना टेस्टी था और वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया पूरे केरला में कि अब वो एक ट्रेडिशनल फीस्ट हो गया है। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब क्या होता है, हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेशन। मतलब जब भी कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो अवियल ज़रूर बनता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये इतनी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल जो फीस्ट के लिए जो अमेजिंग सी डिश तैयार हुई, ये एक्चुअली आई कहाँ से, ये आई एक बास्केट ऑफ वेस्ट से। ओके, सो गाइज दिस वाज आवर चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। तो राजा तो बोल के चले गए कि भाई मुझे नहीं पता, ये बास्केट है, इसमें इतना सारा वेजिटेबल वेस्ट है, इसका कुछ करो। और वो कुक भी इतना इंटेलिजेंट था कि उसने उसमें अमेजिंग से स्पाइसेस डाल के एक इतनी टेस्टी सी डिश बनाई जो हम आज भी खाते हैं और बहुत चाव से खाते हैं। सो दिस वाज आवर चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। अब हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने कहा था ना कि चैप्टर ख़त्म होगा तो हम लोग बहुत से एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मम्मा क्या करती है कि अगर हम मार्केट से जैसे हम कुछ बॉक्स लाते हैं, बोर्नवीटा का बॉक्स होता है या फिर ग्लूकोज का बॉक्स होता है या कोई भी बॉक्स होता है, वो खाली हो जाता है, फिर हम उसमें कुछ और स्टोर करके रख देते हैं। तो जितने भी बॉक्सेस होते हैं हम उसको एज स्टोरेज कंटेनर्स यूज़ करते हैं। जैसे मग्स होते हैं, मग्स को हम पेन स्टैंड की तरह यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो मग्स है, उसका जो हैंडल होता है वो टूट गया, तो हमने उसको पेन स्टैंड की तरह यूज़ किया है। और क्या किया है, कभी शू में मतलब प्लांट उगाया है, तो शू में आप प्लांट उगा सकते हो। जो बिस्लरी की जो बड़ी वाली बॉटल्स होती हैं उसमें आप मनी प्लांट उगा सकते हो, आप प्लांटर्स बना सकते हो, आप स्टोरेज बॉक्सेस बना सकते हो। न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, उससे आप फ्रेम्स बना सकते हो, पॉट्स बना सकते हो। सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू एक्चुअली, क्योंकि वेस्ट जो है वो उसको अगर आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ तो वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो। सो अगली बार कोई भी चीज़ जब कचरे के डिब्बे में अपन डालने वाले हो ना, उसके पहले सोचना कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ या सकती हूँ। अगर कर सकते हो तो करना और मुझे बताना कि आपने क्या बनाया। मुझे भी तो पता चले कि मैंने अगर कोई आइडिया दिया तो उसका यूज़ कैसे हुआ।
नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पढ़े हैं, इस चैप्टर में हमने कुछ नए फ्रेजेस पढ़े हैं, हम उनको एक बार फटाक से देख लेते हैं। इसमें जो हमने फ्रेजेस पढ़े हैं वो कौन से हैं? इन अ फिक्स, इन अ फिक्स मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम में आना जिससे आप निकल नहीं सकते। अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब एक मुश्किल से सिचुएशन जिसमें से आप निकल नहीं सकते। फ्लैश अक्रॉस, फ्लैश अक्रॉस मतलब क्या होता है? सडनली आना, सडनली आना। फ्लैश अक्रॉस द माइंड है ये, थिंक द माइंड नहीं, फ्लैश अक्रॉस द माइंड का मतलब होता है सडनली आना। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब क्या होता है? हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये हमने क्विकली इसको रिवाइज कर लिया। अब आती है बारी ये जानने की कि आप लोगों को चैप्टर कितना समझ में आया और कितने अच्छे से समझ में आया। और मुझे मालूम है चैप्टर बहुत इजी था तो अच्छे से समझ में आ ही गया है। इसका मतलब अब इन क्वेश्चंस का आंसर करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, राइट? सो लेट्स बिगिन गाइस। What were the preparations in the palace for? अब ये जो पैलेस, महल में ये जो इतनी तैयारियां चल रही थी, ये किस चीज़ की थी? उस दिन एक फीस्ट थी, उस दिन एक क्या था? एक बहुत बड़ा सा ह्यूज डिनर था, राइट? तो अब हम देखते हैं। There were preparations for the grand feast in the palace. आंसर क्या है हमारा? ग्रैंड फीस्ट। उस दिन क्या था? एक ग्रैंड फीस्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why did the महाराजा go into the kitchen that afternoon? महाराजा जो थे उनके पास मतलब ऐसा तो नहीं था कि एकदम ही वेले हो रखे थे, तो वो क्यों गए थे किचन में? वो किचन में इंस्पेक्शन करने गए थे। बेसिकली क्या करने गए थे वो किचन में? वो देखने गए थे कि ज़्यादा कौन कौन सी डिशेस बन रही हैं, कैसे बन रही है, प्रिपरेशन सब सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। द महाराजा वेंट इनटू द किचन, कहाँ गए? किचन में गए। टू सी, देखने के लिए, what dishes had been prepared for the feast, कौन कौन सी डिशेस बनाई जा रही थी फीस्ट के लिए? what dishes were being prepared for the feast. So that's it, this is our answer. अरे ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? what had the cook planned to do with the vegetable scraps? अब कुक ने क्या प्लान किया कि वो इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करेगा? The cook had planned to throw away the vegetable scraps. कुक ने क्या सोचा था? सब फेंक देगा। The cook had planned to throw away all the vegetable scraps. Simple answer. कुक ने क्या सोचा था? He had planned to throw away all the vegetable scraps. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। Ingredients are the things that are used to make a dish. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपको बनाना है गाजर का हलवा, सो गाजर के हलवे में क्या क्या आएगा? कैरेट्स आएंगे, शुगर आएगा एंड घी आएगा, मे बी सम ड्राई फ्रूट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सम मिल्क, राइट? सो ये जो चीज़ें बनती ज़रूरी होती है कोई भी डिश बनाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स इन द बॉक्स बिलो। अब यहाँ पे क्या है? कौन कौन सी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कुछ खाना बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं? तो चिलीज़, ओके, चिलीज़ तो यूज़ होती है, मिर्ची तो होती है। वेजिटेबल स्क्रैप्स, अब आप वेजिटेबल स्क्रैप्स यूज़ करते हो क्या? अभी तो हम नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं। कर्ड, ओके, कर्ड यूज़ होता है। बास्केट, अच्छा, बास्केट का कभी कुछ डिश बनता है क्या? नहीं। ग्राउंडनट, मूंगफली, यस, मूंगफली का बनता है। कोकोनट, कोकोनट की भी डिश बनती है। गार्लिक, गार्लिक तो यूज़ होता ही है। करी लीव्स, करी लीव्स भी यूज़ होती हैं। हमारी वेजिटेबल स्क्रैप्स भी यूज़ होते हैं, राइट? स्पेशली अवियल बनाने के लिए। वुड, अच्छा, लकड़ी यूज़ होती है क्या डिश के अंदर? जलाने के लिए नहीं, बनाते बनाते मुंह में एक चम्मच लकड़ी, क्या बात है? नहीं। रोस्टेड पीनट्स, हाँ बिल्कुल। उसके बाद ब्रोकन बैंगल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉट, बिल्कुल नहीं। तो ये जो हमने सर्कल किए हैं ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अभी इसको मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन को देखना प्लीज, नो चीटिंग। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, यस, ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर, ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो बना ही उस दिन था, उसको तो उस दिन इन्वेंशन हुआ था उसका, तो यस, ट्रू।
द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। क्या कुक ने ऑलरेडी प्लान किया था कि एक अवियल जैसी डिश बनाएगा? नो, उसको तो जब राजा ने आके बोला था कि वो उसको बनाना है, यूज करो, तब उसने सोचा इसको करने का। सो ये है हमारे ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। A recipe is a list of directions to prepare a dish। अच्छा चलो, इंग्रेडिएंट्स तो हमें समझ में आ गया कि किसी डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो जो सामान लगता है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। लेकिन इंग्रेडिएंट्स के बाद होती है एक रेसिपी, मतलब एक ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं रेसिपी। जैसे कि अगर मुझे चाय बनाना है तो पहले मुझको एक पतीला लेना पड़ेगा, फिर उसमें मुझे उसे पानी डालना पड़ेगा, फिर मुझे उसे बॉईल करना पड़ेगा, देन आई हैव टू ऐड शुगर एंड स्पून ऑफ टी, लाइक मतलब जो भी है, जितने लोगों के लिए भी चाय बन रही है उतना चाय पत्ती डालना पड़ेगा। देन आई ऐड मिल्क टू इट, देन आई ऐड जिंजर, अगर चाय बनानी है तो जिंजर या कार्डमम वॉटेवर। सो ये स्टेप बाय स्टेप मुझे करना पड़ेगा, राइट। और लास्ट में मैं चाय को छान दूंगी जब वो बॉईल हो जाएगी, तो इसको रेसिपी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, रेसिपी क्या है? रेसिपी एक लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस, एक डायरेक्शंस की लिस्ट होती है टू प्रिपेयर अ डिश। अब द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल। अब हमें अवियल प्रिपेयर करने के लिए हमें याद है क्या किया था उन्होंने, पहले पूरे स्क्रैप्स लिए थे, उसके बाद उसको पॉट में डाल दिया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, कोकोनट लिया था, कोकोनट, जिंजर नहीं, कोकोनट, गार्लिक और एक और चीज़ क्या ली थी, कोई तो चीज़ ली थी, ग्रीन चिलीज, उन सबको उन्होंने अच्छे से ग्राउंड करके उसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद उन्होंने कर्ड को विप किया था और वो डाल दिया था, देन उसमें कोकोनट ऑयल डाला था और करी लीव्स डाले थे, याद है। तो अब यहाँ पे आपको रेसिपी दी है लेकिन उल्टी पुल्टी दी है, तो हमको एक बार देख लेते हैं रेसिपी दी किस तरीके से। ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, वॉश एंड क्लीन मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, decorate with curry leaves, whip some curd and mix it in, pour some coconut oil on top, अवियल is ready। अब ये तो पूरी उल्टी पुल्टी दी हुई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहला होगा पॉइंट नंबर 3 कि नहीं, हाँ मतलब यहाँ पे हमने इसमें पॉइंट्स दिए हैं, तो अभी एक काम करती हूँ, मैं यही दिखा देती हूँ। पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट होगा ये, वॉश एंड क्लीन द मिक्स, सबसे पहले अच्छे से धो और क्लीन करो। सेकेंड होगा उसको लंबा लंबा काट लो, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। थर्ड पॉइंट आएगा कि इसमें जो है आप थोड़ी सी कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को ऐड करो। फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें थोड़ा सा कर्ड को विप करके डालो। फिफ्थ पॉइंट आएगा इसमें कोकोनट ऑयल डालो। सिक्स्थ पॉइंट आएगा करी लीव से डेकोरेट कर दो। सेवेंथ आएगा अवियल इज रेडी। सो यही नंबर है 321645 321645। ये कोई फ़ोन नंबर नहीं है, बस ये हमारा एक सही ऑर्डर है हमारी रेसिपी की, राइट। तो ये हम समझ चुके हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। एंड गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। अब घर जैसे आप पहुंचते हो तो घर पहुंचने के बाद आप कुछ काम करते हो। चूज 5 थिंग्स दैट यू डू वंस यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। अब घर जाते ही आप क्या करते हो, उनमें से 5 चीज़ें ढूंढनी है, चेक करनी है। पैक स्कूल बैग, घर जाते ही स्कूल बैग पैक करते हैं? नोप। रीड अ स्टोरी बुक, हाँ ये कर सकते हैं। ओके, पहले हम देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। स्लीप फॉर अ वाइल, यस। डू द होमवर्क, यस। गो टू प्ले, यस। Put away school bag, yes. Chat with mummy about school, yes. Wash up, yes. Watch TV, yes. Change out of school uniform, yes. Have lunch, yes. अब हमें ये देखना है सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखो भाई, ये सारी चीज़ें तो हम काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग। सबसे पहले हम स्कूल बैग को अलग रख देते हैं। घर आते ही सब पूरे शोल्डर्स पेन करने लग जाते हैं, हम स्कूल बैग को हटा देते हैं। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, विच मीन्स यू चेंज योर ड्रेस, यू चेंज आउट ऑफ योर स्कूल यूनिफॉर्म। देन यू वॉश अप, विच मीन्स देन यू गो एंड फ्रेशन अप। नेक्स्ट आफ्टर दैट यू ईट योर लंच एंड देन यू डू योर होमवर्क। अब ये तो मैंने लिखा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो आफ्टर लंच या स्टार्टिंग फ्रॉम लंच टीवी के सामने बैठ जाते हैं।
ओके तो वो काम नहीं करना होता है, पहले होमवर्क खत्म करना होता है, देन यू शुड गो आउटसाइड एंड प्ले फॉर सम टाइम, एंड देन इफ यू वांट यू कैन वॉच टीवी फॉर मे बी हाफ एन आवर 1 आवर. सो दैट इज इट. अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. लेट्स टॉक. The Maharaja was a wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away. अब जो महाराजा थे वो मतलब उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, बट उन्हें वेस्टेज से प्रॉब्लम थी. तो वो एक बहुत इंटेलिजेंट मैन थे जिन्होंने क्या बोला, ये स्क्रैप्स को मत फेंको, इनफैक्ट यूज कर लो. नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल. अब हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी है जो कि या तो स्कूल में या तो घर में हम फेंक देते हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्क्रैप्स ऑफ पेपर. हम पेपर लेते हैं और पेपर यूज़ हुआ, कुछ गलत हो गया, कुछ ख़राब हो गया, तो लिया और फेंक दिया. कार्डबोर्ड बॉक्सेस. अब जैसे हमारे पास हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं या हम शूज़ खरीदते हैं या हमने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदा है, तो इतने बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं, वो भी हम सब फेंक देते हैं. यूज्ड अप बॉल पेन्स. अब जो बॉल पेन होते हैं आपके, एक बार यूज़ किया, इंक खत्म, फेंक दिया. वेजिटेबल पील्स. वेजिटेबल्स के जितना भी कचरा निकलता है वो हम फेंक देते हैं. लीव्स एंड ट्विग्स. अब जब अगर आपके घर में गार्डन है या आपके आसपास गार्डन है तो देखना सूखी पत्तियां गिर जाती हैं, उन सबको हम फेंक देते हैं. लेफ्ट ओवर फूड एक्सेट्रा. अगर कोई बचा हुआ खाना होता है, बासी रोटी होती है, कुछ भी होती है, वो भी हम यूजुअली फेंक देते हैं. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी थ्रो इन आवर स्कूल और एट आवर होम. Sit in groups of 4 and think of interesting ways in which they can be made useful. अब ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी हैं कि ये सारी चीज़ें हम फेंक देते हैं, सोचो कि इनको कैसे यूज़फुल बनाया जा सकता है. अब पहली चीज़, जो हम पेपर फेंक देते हैं, अगर हम उन्हें नहीं फेंकें तो हम पेपर से बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं. उसके लिए जैसे आप पेपर को अगर गला देते हो, उसके आप वाज बना सकते हो. अगर आप उस पेपर को रखो और उसके बाद उसको यूज़ करो, उसका आप फोटो फ्रेम्स बना सकते हो. डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड कंपोस्ट विद देम. आप उनसे कंपोस्ट भी बना सकते हो, आप डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकते हो. इनफैक्ट जो आप ये वेजिटेबल पील्स को फेंक देते हो, आप उससे बहुत अच्छी खाद बना सकते हो. नाउ पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड. अब ये तो आपकी क्लास में जाके आपको करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी. नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग. सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग. इनको हम बोलते हैं होमोग्राफ्स. एक्चुअली मोर देन वन मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, मतलब व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. वॉच मतलब यहाँ पे घड़ी, मतलब टाइम क्या हो रहा है. हे वॉच योर स्टेप, मतलब अरे देख के चलो. तो यहाँ पे वॉच तो दोनों सेंटेंस में यूज हुआ, लेकिन इस वर्ड वॉच के एक से ज़्यादा मीनिंग्स हैं, राइट. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि गेट ऑफ, तो जैसे फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं तो हम फ्रेजेस के साथ भी बहुत सारे मीनिंग्स चेंज कर देते हैं. जैसे कि वर्ड है लेट्स से क्वार्टर, ठीक है. सो इट्स 12:15, मतलब अभी 12:15 हो रहे हैं. हे आई बॉट दिस इन अ क्वार्टर, मतलब जो एक इट्स ऑल्सो द नेम ऑफ अ करेंसी, राइट. तो इस तरीके से बहुत अलग अलग यूज़ होते हैं, मतलब एक ही वर्ड का स्पेलिंग सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन मीनिंग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वर्ड है तुम्हारा पॉइंट. अब ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, मतलब जब वो नाउन फॉर्म में उसका मतलब अलग होता है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म में मतलब अलग होता है, वर्ब फॉर्म में उसका मतलब अलग होता है. तो देख लेते हैं. जैसे पॉइंट, पॉइंट क्या मतलब होता है, ये है आपका पॉइंट. नाउन में क्या है, अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, डेसिमल, द नंबर यू स्टोर इन अ गेम. पॉइंट क्या होता है, इट्स अ फुल स्टॉप. वर्ब क्या होता है, टू शो, पॉइंट कर रहे हो. जैसे मैं बोलती हूँ ना, अरे मुझे वो वाली ड्रेस चाहिए, तो अपन बोलते हैं आई एम पॉइंटिंग आउट एट दैट ड्रेस. तो ये हो गया वर्ब, अब मतलब बदल गया. अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, डिक्शनरी में आपको इनका मीनिंग समझना है, ठीक है. तो जैसे हो गया ग्राउंड, तो ग्राउंड का नाउन फॉर्म है. ग्राउंड क्या हुआ आपका, प्लेग्राउंड, मतलब सरफेस जहाँ पे एक मतलब जमीन का एक पार्ट, एन एरिया विच इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. लेकिन वर्ब का फॉर्म क्या है, किसी चीज को ग्राइंड करना, पीसना. पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड का फॉर्म होता है ग्राउंड. अब आपका वर्ड है सर्वे. सर्वे मतलब क्या होता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, ओके. मतलब
आई एम डूइंग अ सर्वे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सर्वे कर रही हूँ। सर्वे का नाउन मतलब क्या हुआ कि एक इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। अगर इसका वर्ब आएगा तो आई एम गोइंग टू सर्वे दिस, मतलब मैं इसमें बहुत केयरफुली देखने वाली हूँ। तो एक नाउन फॉर्म अलग है, वर्ब फॉर्म अलग है। अब आता है स्क्रैप, ठीक है। स्क्रैप मतलब कचरा, नाउन फॉर्म क्या हुआ, कचरा। नाउन क्या होता है, कोई चीज। तो जैसे कि दिस इज अ स्क्रैप, मतलब ये तो कचरा है। आई एम स्क्रैपिंग समथिंग, मतलब मैं खोद खोद के कुछ निकाल रही हूँ, तो ये हुआ उसका वर्ब फॉर्म। टू गेट रिड ऑफ समथिंग और कैंसिल इट, स्क्रैपिंग इट, ओके। अब है स्टर्नली, एडवर्ब क्या है, ये एक एडवर्ब है। डिस्कार्ड एज यूजलेस, मतलब आपने यहाँ पे एडवर्ब है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है कि आपने बहुत स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली बोला, ठीक है। अब है आपका टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव और अल्यूरिंग। गाइस दैट्स इट। अब हम आगे जाने वाले हैं, हमें क्या देखना है कि हमारे पास ये सारे वर्ड्स हैं। अब हमें ये देखना है इनमें ये कौन कौन से सफिक्स लगते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं फटाक से। अब हर वर्ड में अपन ये नहीं बोल सकते ना कि जैसे कि ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ब्यूटीफुल एंड, नहीं। हर वर्ड में लास्ट में END या EST या ER नहीं लगता है। तो हम देखते हैं कौन कौन, जैसे है पाउंड, ठीक है। पाउंड का क्या हो जाएगा, पाउंडेड होता है। पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। पाउंड का पाउंडेड होता है, पाउंडिंग होता है, लेकिन पाउंडर नहीं होता, पाउंडेस्ट नहीं होता। ट्राई का यू हैव ट्राइड, पास्ट फॉर्म। ट्राइंग ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, लेकिन ट्रायर नहीं होता, ट्राइस्ट नहीं होता। अब है लार्ज, लार्ज्ड नहीं होता, लार्जिंग नहीं होता, क्योंकि लार्ज क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, तो उसका होता है लार्जर और लार्जेस्ट। अब जैसे ट्राई वर्ब है, तो वर्ब में कभी भी ER और EST नहीं लगता। अब आता है आपका न्यू, न्यू क्या है, इट्स अ न्यू हाउस, मतलब हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में क्या आएगा, आपके लास्ट के दो, न्यूअर आएगा और न्यूएस्ट आएगा। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टी, टेस्टी क्या है, टेस्टी एक एडजेक्टिव भी है और टेस्ट करना, टेस्ट आप जब से कुछ करते हो इसका मतलब ये एक वर्ब भी है, तो इसका टेस्टेड भी होगा, टेस्टिंग भी होगा, टेस्टियर भी होगा और टेस्टीएस्ट भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपके क्या हैं, ये हैं आपके एडजेक्टिव और ये दोनों क्या हैं, यहाँ है, ये आपका है वर्ब। अब है वाइस, वाइस एक एडजेक्टिव है, तो इसमें ये आ जाएगा वाइसर और वाइसेस्ट। और स्टेयर एक वर्ब है, स्टेयर मतलब घूरना, तो इसमें आ जाएगा स्टेयर्ड और स्टेयरिंग, ये दोनों नहीं आएंगे। अब है लास्ट में क्लीन, अपना रूम क्लीन करो, मतलब ये एक काम है, ये एक वर्ब है, तो वर्ब हुआ। और ये रूम कितना क्लीन है, तो ये एक एडजेक्टिव भी हुआ, तो इसमें हमारे पास चारों आएंगे, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर एंड क्लीनेस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। रिमेंबर वर्ब्स जो होते हैं उसमें आप ED फॉर्म लगाते हो और ING फॉर्म लगता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों फॉर्म्स नहीं लगते। वैसे ही जो एडजेक्टिव्स जितने भी होते हैं उसमें ER और EST लगता है और उसमें ED और ING नहीं लगता, ओके। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Do any of these words use all of 4 endings? अब हम वापस जाते हैं, तो इसमें से कितने वर्ड्स हैं जिसमें चारों की चारों एंडिंग आई है, सिर्फ ये आपका टेस्टी और क्लीन, सिर्फ ये 2 वर्ड्स हैं जिसमें चारों की चारों एंडिंग आई है। तो हम यहाँ फटाक से लिख देते हैं, यस टेस्टी एंड क्लीन यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम फॉर द फीस्ट ऑफ फेस्टिवल। अब आपके घर में जैसे दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, तो आपके यहाँ क्या टेस्टी टेस्टी डिशेस बनती हैं, स्वीट डिशेस बनती हैं, खीर, बहुत सारी वेजिटेबल्स बनती हैं, दही बड़ा बनता है, पूड़ियाँ बनती हैं, छोले की सब्ज़ी बनती है और गाजर का हलवा बनता है। और अब मैं चुप हो जाती हूँ वरना मुझे बहुत जोर से भूख लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो आपके घर में बनता है आप बता देना। फाइंड आउट व्हेन यू आर अनवेल। अच्छा, जब आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तब आपके घर में क्या बनता है।
तब हमारे घर में बनता है द मोस्ट अमेजिंग खिचड़ी एंड दलिया, जो यूजुअली लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और एवरीडे क्या बनता है? एवरीडे हमारे घर में बहुत सिंपल सा खाना बनता है, चपातीस, वेजिटेबल्स, पल्सेस मतलब दाल, राइस, कर्ड और सैलेड बनता है। और सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सैलेड हमें सबको खाना चाहिए। अब आपको डैश इज अ डिश मेड इन केरला, डू यू हैव अ सिमिलर। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जैसे अवियल है, अवियल जो है इट्स अ डिश मेड अप इन केरला। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स। अब आपको क्या बताना है कि आपके घर पे, आप जहाँ पे भी रहते हो, जैसे आप हरियाणा में रहते हो, या आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, या फिर आप साउथ में रहते हो, या आप गोवा में रहते हो, या आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो आपके यहाँ कोई एक ऐसी डिश बनती है जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं। Who ordered the grand dinner at his palace? अपने पैलेस में एक बड़ा सा ग्रैंड डिनर किसने ऑर्डर किया था? महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, महाराजा ऑफ केरला, महाराजा ऑफ तमिलनाडु या क्वीन ऑफ ट्रावनकोर? व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज महाराजा ऑफ ट्रावनकोर। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द महाराजा एंटर द किचन। ये जो महाराजा थे इन्होंने किचन में एंटर क्यों किया? टू सर्वे द डिश, डिश को सर्वे करने के लिए, टू डिसाइड द मेन्यू, मेन्यू डिसाइड करने के लिए, टू पनिश द कुक, उस कुक को पनिश करने के लिए, या एक नई डिश को प्रिपेयर करने के लिए। तो क्यों एंटर किया था उन्होंने? बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्वे द डिश, वो देखना चाहते थे कि क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। महाराजा ऑर्डर्ड अ ग्रैंड what, lunch, dinner, breakfast or none of these? The answer is dinner. The महाराजा pointed to the basket of, जैसे ही महाराजा अंदर गए तो उन्होंने एक basket पे point out किया था। कौन सी basket थी? Scraps, fruits, vegetables या none of this? The answer is scrap, मतलब जो चीज़ों का जो कचरा निकलता है उसको वो उन्होंने बोला कि ये scrap ये क्यों रखा हुआ है इतना सारा? What are you going to do with those vegetable scraps? Who said this? तुम इन vegetable scrap का क्या करने वाले हो? ये किसने कहा था? कुक ने, हेल्पर ने, महाराजा ने या मिनिस्टर ने? महाराजा ने कहा था कि ये जो इतना सारा जो मतलब वेजिटेबल स्क्रैप निकला है तुम इसका क्या करने वाले हो? ये कहा था महाराजा ने। What were the preparations in the palace for? पैलेस में जो प्रिपरेशन चल रही थी किस चीज़ के लिए थी? क्रिकेट मैच के लिए, या एक ग्रैंड फीस्ट होने वाला था, रेसलिंग मैच होने वाला था, या बुल फाइट? एक ग्रैंड फीस्ट होने वाला था, मतलब एक बहुत बड़ी दावत होने वाली थी। नेक्स्ट इज डैश वर लाइंग इन अ बास्केट नियर द कुक। कुक के पास में क्या रखा हुआ था? एक्सोटिक वेजिटेबल्स या वेजिटेबल स्क्रैप्स या फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स? ऑफ कोर्स द आंसर इज वेजिटेबल स्क्रैप। द कुक कट द वेजिटेबल बिट्स इन डैश स्ट्रिप्स। अब कुक ने क्या किया? जो वेजिटेबल बिट्स बचे हुए थे उनको राउंड राउंड स्ट्रिप्स में काटा। शॉर्ट, लॉन्ग या बिग? आंसर इज उसने लंबे लंबे काटे थे। द कुक ग्राउंडेड फ्रेश कोकोनट डैश एंड गार्लिक टुगेदर टू मेक द पेस्ट। अब एक पेस्ट बनाने के लिए मसाला उसने किस किस चीज़ का तैयार किया? कोकोनट, डैश एंड गार्लिक। तो व्हाट इज इट? कोकोनट, मिंट, ब्लैक पेपर, रेड चिलीज या ग्रीन चिलीज? द आंसर इज ग्रीन चिलीज। सो कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक का पेस्ट तैयार किया उसने। द कुक डेकोरेटेड द डिश। अब जब पूरी डिश रेडी हो गई तो उसने उसे किस चीज़ से डेकोरेट किया? मिंट, ब्लैक पेपर, करी लीव्स या कोकोनट ऑयल? द आंसर इज करी लीव्स, मतलब मीठी नीम पत्ती। द कुक नेम द डिश। अब उस कुक ने उस डिश का क्या नाम रखा? बिरयानी, शाही अवियल, अवियल या नन ऑफ दीज? द आंसर इज अवियल। डोंट यूज शाही इन फ्रंट ऑफ इट। द डिश बिकेम फेमस ऑल ओवर। अब वो जो डिश थी वो पूरे कहाँ पे फेमस हो गई? कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा या केरला? वो फेमस हो गई पूरे केरला में। अ डैश स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द डिश। अब वो जब ये डिश प्रिपेयर कर रहे थे तो उसमें से कैसी महक आने लग गई? फ्रेग्रेंट, लेमन, डीकेइंग, कुछ खराब होने की, या टेम्पटिंग, मतलब बहुत चटपटी एकदम जो आपको लुभा लेती है? आंसर इज टेम्पटिंग। एक बहुत ही टेम्पटिंग सी खुशबू आने लग गई। इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। ईजी सिचुएशन,
टेम्पटिंग सिचुएशन या एस्केप रूट? द आंसर इज ऐसी सिचुएशन जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो, उसको बोलते हैं इन अ फिक्स। अवियल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ, अवियल कहाँ से आया? एक बास्केट ऑफ फूड, फ्रूट्स, वेस्ट और फ्रेश वेजिटेबल्स। इट केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। You cannot waste all these bits and pieces of dash. किंग ने क्या कहा था? तुम इतनी सारे bits and pieces of क्या waste नहीं कर सकते? Food, fruits, bananas या vegetables? Bits and pieces of vegetables. What was the cook going to throw in the dustbin? अब cook जो है वो डस्टबिन में क्या फेंकने वाला था? Dry fruits, food scraps, vegetable scraps या अवियल? Answer is vegetable scraps. Which ingredient was whipped and added? कौन सी चीज को उसने whip करके ऐड किया था? क्रीम, कर्ड, एग्स या हनी? The answer is कर्ड। पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, बैम्बू करी। और ये जो है इट्स एन संथल फोक टेल। संथल का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट में बेस्ड है ये बैम्बू करी। अब बैम्बू जो है वहाँ पे बैम्बू करी एक बहुत ही फेमस डिश है वहाँ पे। मतलब डिश का मतलब वो लोग जैसे हम यहाँ पे दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं ना, तो उनके लिए बैम्बू करी एक डे टू डे लाइफ में खाने वाली एक करी है, एक डिश है वहाँ पे। सो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। सो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? अब हमें पता है बैम्बू क्या होता है, बांस होता है ना। बांस की कोई डिश खाई है? तो यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना, उन्होंने तो कभी नहीं खाई होती है। लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। तो अब हम एक पिक्चर स्टोरी पढ़ने वाले हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथल ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। तो एक बार संथल मतलब मैंने अभी बताया था नॉर्थ ईस्टर्न के जैसे एक ग्रुप होता है, उसको हम संथल कहते हैं। ब्राइडग्रूम मतलब अब गाय हु इज अबाउट टू गेट मैरिड और हु हैज रिसेंटली गॉट मैरिड, उन्हें हम कहते हैं जैसे दूल्हा। इन हिंदी वी कॉल इट दूल्हा। तो एक जो दूल्हा होता है, जब वो अपनी मदर इन लॉ अपनी सास के घर जाता है तो उनकी सास उनको बहुत ही स्पेशल डिश बना के खिलाती है। This curry is delicious. What is it? The mother-in-law pointed at the bamboo door. अब क्या हुआ, उसको वो करी बहुत टेस्टी लगती है, तो वो उनसे क्या पूछता है कि अरे ये जो आपने बनाया है ये तो बड़ी टेस्टी है, ये क्या है? तो मदर इन लॉ क्या बोलती है? कुछ नहीं बोलती। वो बैम्बू का एक डोर होता है, ये बांस का जो दरवाज़ा होता है ना, उसकी तरफ इशारा कर देती है बस। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, अब अगले दिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला था, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। उसको क्या याद आया कि अरे मेरे गांव में तो बैम्बू है ही नहीं। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो उसने क्या किया, ये जो बैम्बू का जो डोर था, दरवाज़ा था, उसको उखाड़ा और अपने साथ लेके अपने गाँव चला गया। On reaching his village, he told his wife, और जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उन्होंने अपनी वाइफ को क्या बोला, मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, ये जो बैम्बू का जो दरवाजा है ना, इससे सब्जी बनाओ। She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? उसने क्या बोला, वो एकदम शॉक्ड हो गई कि मैं ये दरवाजे से, वो भी बैम्बू के दरवाजे से सब्जी कैसे बनाऊं। कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू। उसने बोला अरे बन सकती है, बहुत अच्छी बनेगी, मैं एक काम करो, तुम इधर पे आओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, हम इसको मस्त छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उसके बाद इसकी सब्जी बना देंगे। चॉप मतलब छोटे छोटे पीसेस में काटना। His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." अब क्या हुआ, उसकी वाइफ ने ये बैम्बू के दरवाजे के छोटे छोटे जो लकड़ी के पीसेस थे, इनको बॉईल किया किया किया। उसके बाद जब हस्बैंड खाना खाने के लिए बैठा तो उसने खाया, बोलता अरे ये तो बहुत कड़क है, ये तो ढंग से बॉईल ही नहीं हुआ, तुम्हें ना खाना बनाना नहीं आता। His wife added more water and boiled it and boiled it. It's still too hard. I can't eat it. अब उसकी वाइफ को समझ में नहीं आया, उसने फिर उसमें बहुत सारा पानी डाला, उसको खूब उबाला, खूब बॉईल किया, खूब बॉईल किया। उसके हस्बैंड ने टेस्ट किया, अरे भाई ये तो कितना मतलब कड़क है, ये तो मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ। The in-laws came to visit the young couple that evening. अब क्या हुआ, शाम को उसके जो इन-लॉज थे, मतलब जो
जिनके घर वो गया था, वो लोग शाम को उन लोगों से मिलने के लिए आए। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, उसकी बेवकूफ़ी पे सब बहुत हंसे। द मदर इन लॉ सेड, अब मदर इन लॉ ने क्या बोला, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट अ बैम्बू डोर। उन्हें बोला, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि जो करी, जो सब्जी बनती है वो बैम्बू शूट से बनती है। शूट का मतलब क्या होता है, एक जो, जब आप बैम्बू का जो पेड़ होता है, जब वो एकदम छोटा सा पेड़ होता है, एकदम जो फ्रेश पेड़ होता है, उसकी जो बैम्बू की जो एकदम सॉफ्ट ब्रांचेस होती है, मतलब एकदम जो सॉफ्ट होती है, टेंडर होती है, उससे बनता है। दरवाज़ा लेके चले गए तुम हमारा, और दरवाजे से तुमने बनाई सब्जी, तो कैसे सब्जी बनेगी। तो गाइज दिस वाज इट इज अ संथल फोक टेल, राइट। तो ऐसे भी बहुत महान लोग होते हैं जिनको लगा यार क्या टेस्टी सब्जी है, तो पूरा का पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ के लेके गया और बेचारी बीवी की वाट लगा दी कि अब बनाओ इसकी सब्जी, और सब्जी उबलने का नाम नहीं ले रही। अच्छा हुआ उसी इवनिंग को आ गए उनके इन लॉज, वरना अगले दिन पता चला, वो बोलता एक काम करते हैं, हम थोड़े से और काटते हैं और मैं तुमको देता हूँ और तुम इसका भी ट्राई करना बनाने के लिए। सो दैट इज़ इट। बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी हमारी। अब हम देखने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। The bridegroom left with the door of his in-laws house because it was made up of dash and there was no bamboo in his dash. तो क्या था, it was made up of bamboo and there was no bamboo in his village. The bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because. तो अब हम इसके आंसर देख लेते हैं। Because it was too hard to eat, वो इतना कड़क था कि वो खा ही नहीं सकता था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्ड हंट। मतलब ये जो हमने छोटी सी पिक्चर स्टोरी पढ़ी है, इसमें क्वेश्चन क्या है, अब द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, वो किससे मिलने गया था, वो अपनी मदर इन लॉ से मिलने गया था। द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बू डोर, पॉइंटेड, अब इसके आंसर क्या आएगा, पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। नेक्स्ट है, ही स्टेड द नाइट विथ हिज इन लॉज, वो अपने इन लॉज के साथ रुका था। साथ को क्या कहते हैं, विथ हिज इन लॉज। ही कैरीड द बैम्बू डोर बैक विथ हिम, अब क्या किया उन्होंने, अपने साथ बैम्बू डोर को साथ में लेके चले गए। द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स, करी किससे बनी थी, इससे बनी थी, बैम्बू शूट से बनी थी, सो फ्रॉम बैम्बू शूट्स। सो दैट इज इट। बस इसमें हमारे पास दो ही क्वेश्चंस थे। अब हमारे पास ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसे सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है बोलने की। जैसे कि है, वर्ड है इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब जिसमें बिल्कुल भी सब्र नहीं है। सो इसको कैसे बोलते हैं, इम्पेशेंट। अब है डिलिशियस, डिलिशियस। अब है बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइल्ड। चॉप्ड, okay, then we have bamboo, then we have began मतलब शुरू होना। so that's it guys, इसकी इतनी सी ही प्रैक्टिस करनी थी and then we are done। yes, इतना सा चैप्टर खत्म। एक पिक्चर स्टोरी थी जिसको हमने बहुत इजीली खत्म कर लिया and that's it, we are done with this छोटू सा वीडियो। I'm going to see you in my next video because we are going to start our second unit। हमारे फर्स्ट यूनिट को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। 5th ग्रेड की मैरीगोल्ड बुक की सेकेंड यूनिट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय।